क्लास 11th स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। लास्ट वीडियो सेशन में मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डू प्लांट ब्रीथ। दैट मीन्स कि क्या प्लांट रिस्पायरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस। ठीक है, बट इस आंसर को इलेबोरेट करने से पहले कुछ मैं आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज या गैस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स में, या कौन कौन से गैस जो है वो यूज होते हैं और कौन कौन से गैस रिलीज होते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट है ये प्लांट O2 यूज भी करता है। ठीक है, CO2 रिलीज भी करता है। देन प्लांट CO2 यूज भी करता है और O2 रिलीज भी करता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आप फोकस करो। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि O2 जो है वो यूज कर रहा है। कौन यूज कर रहा है? प्लांट यूज कर रहा है। एट द सेम टाइम CO2 रिलीज कर रहा है, और कौन रिलीज कर रहा है? प्लांट रिलीज कर रहा है। ठीक है, देन नीचे जो स्टेटमेंट है इसमें ये दिया हुआ है कि CO2 जो है वो प्लांट यूज कर रहा है और O2 जो है रिलीज कर रहा है। ये दोनों तरह का जो गैसेस एक्सचेंज है, ये फर्स्ट है गैसेस एक्सचेंज का एक पैटर्न, और दूसरा पैटर्न ये गैसेस एक्सचेंज का है। दोनों प्लांट्स में होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि प्लांट CO2 यूज करता है और O2 रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, O2 रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, और CO2 गेन कहाँ से होता है? एनवायरनमेंट से, और उस CO2 को प्लांट यूज करता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होता है जूनियर क्लासेस में, बट ये जो स्टेटमेंट आपका है ये इनकम्प्लीट है। और इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे? आप कंप्लीट करेंगे दो टर्म यहां यूज करके। फर्स्ट टर्म होगा रिस्पायरेशन, ठीक है। देन सेकेंड जो टर्म होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये दो टर्म आप जब यूज करेंगे और इसमें आप बताएंगे कि कौन सा गैस यूज हो रहा है और कौन सा गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, आप ये वाला जो गैसेस एक्सचेंज है, दैट मीन्स कि O2 यूज होना और CO2 रिलीज होना, ये कहाँ पे पॉसिबल है? ये रिस्पायरेशन में पॉसिबल है। और इस टाइप का जो पैटर्न है जिसमें CO2 यूज हो रहा है और O2 रिलीज हो रहा है, ये कहाँ पे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये अच्छे से आप देख लो। ये जो फर्स्ट मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में मैंने मेंशन किया है कि प्लांट O2 यूज करता है और CO2 रिलीज करता है, बट ये कब करेगा? ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। और प्लांट CO2 यूज करता है और O2 रिलीज करता है, ये जो है कंडीशन कब मिलेगा? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, मतलब कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में अलग अलग टाइप का यूज और रिलीज है गैसेस का। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये गैस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये एनवायरनमेंट से आते हैं और एनवायरनमेंट को जाते भी हैं। ठीक है, ये चीज आज से आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जूनियर क्लास में मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि प्लांट जो है CO2 यूज करता है और O2 रिलीज करता है। आज के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये इनकम्प्लीट है। अब कोई टीचर या कोई भी स्टूडेंट आपसे जब डिस्कस करे तो आप बताएंगे कि प्लांट जो है O2 और CO2 दोनों यूज और रिलीज करते हैं, बट उनके कंडीशंस अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है,
कंडीशंस में आपको मैंने बता दिया कि जब रिस्पायरेशन की बात होगी तो इस टाइप का होगा गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है। और जब फोटोसिंथेसिस की बात होगी तो इस टाइप का गैसेस एक्सचेंज होगा और इसी के अकॉर्डिंग प्लांट वर्क करेगा। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। अब इसके बाद से मैं डिस्कस करूंगा डू प्लांट ब्रीथ। ठीक है, इसका जो आंसर मैंने यस लिखा है, ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्लांट जो है ये ब्रीदिंग करेगा, ठीक है, और आंसर मैंने यहाँ पे यस बताया था। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ब्रीदिंग तो करेगा, बट ब्रीदिंग के लिए इसको गैसेस कैसे अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब हाउ टू गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, मतलब ये कैसे प्लांट जो है ऑक्सीजन गेन करेगा, ये एक क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये होगा कि प्लांट्स हैव ए सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ O2। मतलब प्लांट के पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा सेटअप है जिसके वजह से जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है ऑलवेज मेंटेन रहती है, ऑलवेज मेंटेन रहती है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम है और मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जब मैं बताऊंगा कि कैसे प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, क्या क्या वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी बातें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी इंश्योर हो जाओगे कि रियली में ऑक्सीजन तो प्लांट को डिफरेंट तरीके से मिल रहा है। और जब डिफरेंट तरीके से अवेलेबल होगा ऑक्सीजन प्लांट को तो प्लांट इजीली ब्रीथिंग कर लेगा। ठीक है, देन इसके बाद अगेन एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट के पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है या नहीं है। ठीक है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ये प्लांट में है या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। कोई भी स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट्स में नहीं होते हैं, जैसा कि एनिमल में प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि एनिमल में रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, स्पेशली जब आप हायर एनिमल्स की बात करेंगे तो वहां पे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेल डेवलप मिलेंगे, जैसे कि ह्यूमन में लंग्स की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट में रिस्पिरेटरी ऑर्गन तो स्पेशलाइज नहीं है जो रिस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए है, बट यहाँ पे ब्रीदिंग होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और रिस्पिरेशन होता है, लेकिन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ये एब्सेंट है प्लांट के केस में। ठीक है, अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि ऑक्सीजन जो है प्लांट को मिल रहा है, कौन कौन से मोड है और क्या किस कॉन्सेप्ट पे रिस्पिरेशन या ब्रीदिंग जो है प्लांट में पॉसिबल है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मतलब यह है कि यहाँ बहुत सारे रीजन हैं जिससे विदाउट रिस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट रिस्पिरेशन कर सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है। बहुत सारे रीजन हैं जिसमें जब आप स्टडी करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू तो वहां पे 3 रीजंस मेंशन है। टोटल यहाँ पे 3 रीजन मेंशन है, जिसमें फर्स्ट रीजन है ईच पार्ट ऑफ प्लांट हैव कैपेबल टू गैसेस एक्सचेंज, देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्लांट है, सपोज दैट दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है और प्लांट का ये आप देख रहे हो डिफरेंट पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, सपोज दैट यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल है ये मैटर नहीं है सोचने का, मैटर ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे कि ऑक्सीजन जाएगा बट लिटिल अमाउंट में जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है कि यहाँ से यहाँ ये ट्रांसफर हो सके, बट जाएगा। ठीक है, और जाने का कंडीशन क्या हो सकता है आप सबको पता है, यहाँ पे जाने का कंडीशन डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन बेसिस पे जो भी थोड़ा या ज्यादा, ठीक है, गैसेस जा सकता है तो वो जाएगा, बट उतने अमाउंट में नहीं होगा। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है आपका है, इससे आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा अमाउंट में अगर गैस को जाना होगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। देन आपको मैंने बताया कि बहुत सारे रीजन हैं यहाँ पे रिस्पायरेशन करने के, बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट है प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन करने के, और ये मैंने अभी जस्ट जो डिस्कस किया ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। देन इसके बाद से सेकेंड कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे आप, ठीक। सेकेंड पॉइंट है प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। मतलब कि प्लांट को देखा जाए तो बहुत ज्यादा गैस की डिमांड नहीं होती है, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन खुद से बनाते हैं, ठीक है। प्लांट जो है ऑक्सीजन खुद से बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 यूज होता है और O2 रिलीज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 जो है यूज होता है और O2 जो है वो रिलीज होता है। ये अच्छे से आप लर्न कर लो। O2 जो होता है ये बाई प्रोडक्ट होता है और CO2 एक तरीके से रिएक्टेंट होता है, और जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। आप जब रिएक्शन देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कि C6H12O6 जो है ये क्या है, मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और जो साइड प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये स्टोमेटा के थ्रू कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। बट कुछ अमाउंट में प्लांट इटसेल्फ यूज करता है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन बनाता है, और वो ऑक्सीजन जो है वो अपने आप को भी देता है, मतलब इटसेल्फ वो अपने आप को भी यूज करेगा, और देन सम अमाउंट्स में वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, और जिसको एनिमल्स यूज करते हैं रिस्पायरेशन में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि ऑक्सीजन तो प्लांट के पास अपना खुद का है, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंसी क्यों रखेगा। मोस्टली जो है वो ऑक्सीजन अपने आप बनाया हुआ जो फोटोसिंथेसिस के टाइम का ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को वो यूज कर लेता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं सेकंड पॉइंट को, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड। डिमांड ही नहीं है इसको, क्योंकि ये इसके पास खुद है, ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो वो क्यों डिमांड करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, रूट सिस्टम लीफ रिस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल डू। कहने का मतलब कि जो आपका रूट है, प्लांट का स्टेम है और लीफ है, इसमें रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है एनिमल के कंपैरिजन में स्लो होता है। रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है एनिमल के कंपैरिजन में यहाँ पे स्लो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एट रेट्स फार फार लोअर देन एनिमल डू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका मतलब सेकंड का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज। अभी जस्ट मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है, लार्ज अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, और इस ऑक्सीजन को प्लांट खुद से यूज करेगा, ठीक है। Each leaf is well adapted to take care of its own need during these period. That means कि फोटोसिंथेसिस पीरियड में जो भी ऑक्सीजन फॉर्म होता है उस ऑक्सीजन को लीफ जो है या प्लांट के पार्ट जो है उसको कैरी करते हैं, ठीक है, और उसी के लिए अडॉप्ट होते हैं, उसी के लिए वो अडॉप्ट होते हैं, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लार्ज वॉल्यूम में वो फोटोसिंथेसिस वाले ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सेल्स फोटोसिंथेसाइज availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cells। मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है ऑलरेडी सेल्स के अंदर क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, और वो ऑक्सीजन अवेलेबल है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल सेकेंड जो पॉइंट था वो यहाँ पे डिस्कस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड जो रीजन दिया गया है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि जब प्लांट लार्ज साइज का होता है, ठीक है, बल्कि प्लांट्स होता है, तो वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू ज्यादा डिस्टेंस तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। सपोज दैट ये 10 मीटर का कोई
प्लांट है, ठीक है। 10 मीटर मीन्स कि ऑलमोस्ट 30 फीट, ठीक है। 30 फीट का अगर कोई प्लांट है और वहाँ यहाँ से गैसेस यहाँ पे इसको जाना है, दैट मीन्स कि अप्रॉक्स कंसिडर कर लीजिए कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो ये 5 मीटर डिस्टेंस एक डिफिकल्ट टास्क है और यहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है, डिफ्यूजन जो है लार्ज डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी गैसेस एक्सचेंज के लिए या किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लेगा लॉन्ग डिस्टेंस में और हमारा पर्पज सॉल्व नहीं हो पाएगा। इन दैट कंडीशंस होगा क्या कि हमारे लीफ या स्टेम या रूट्स में कुछ अरेंजमेंट होगा, कुछ अरेंजमेंट ऐसा होगा सेल्स का जिसके वजह से जो है एटमॉस्फेरिक एयर कभी कभी लिटिल अमाउंट्स में वो गैस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लीफ और रूट स्टेम में सेल्स का अरेंजमेंट कुछ यूनिक टाइप का होता है। यूनिक टाइप का अरेंजमेंट होने से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो लिटिल अमाउंट्स में कभी कभी इन सर्टेन टाइम, ठीक है, वो अवेलेबल हो सकता है लीफ को, वुडी स्टेम को, रूट को, ठीक है। जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आप लीफ की बात करें तो लीफ का जो सुपरफिशियल जो लेयर है सेल का, लिविंग सेल्स जिसको बोलते हैं, वो काफी क्लोज होता है एटमॉस्फेयर के, ठीक है। एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली वो क्लोज होगा और क्लोज होगा तो वहां से उसको इजिली गैसेस मिल सकते हैं और उस गैस को यूज करके वो लिविंग सेल्स अपने आप को सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अगर आप इस लीफ का सेल का सुपरफिशियल लेयर देखें तो ऊपर जो लेयर होंगे वो लिविंग सेल्स होंगे। लिविंग सेल्स डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो वहीं से वो गैसेस एक्सचेंज कर लेंगे। बट दिस कंडीशन ओनली एप्लीकेबल फॉर लीफ, दिस कंडीशन ओनली एप्लीकेबल फॉर लीफ। बट जब आप वुडी स्टेम और रूट की बात करेंगे तो वहां पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है आप समझने की कोशिश करना। सपोज दैट ये कोई वुडी स्टेम है, ठीक है, और आपको पता है कि स्टेम के सबसे जो आउटर लेयर होती है वो कॉर्क होती है। क्या होती है? बार्क या कॉर्क आप बोल सकते हैं। और बार्क में क्या होता है, बार्क जो लेयर है वो डेड सेल्स की लेयर होती है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, बहुत सारे क्रैक मतलब कि स्पेस होते हैं जिसको बोलते हैं लेंटिसल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसल्स। अगर आप यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, ठीक है, तो बहुत सारे क्रैक्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। और एक्चुअली में वो क्रैक क्या है? लेंटिसल्स है। ये आप नोट कर लो कि जब स्टेम में बात करेंगे या ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट की जब बात करेंगे तो वहां पे सबसे ऊपर जो लेयर होती है बार्क की, वहां पे लेंटिसल्स होते हैं। लेंटिसल्स एक तरीके से गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं, गैसेस एक्सचेंज को वो फैसिलिटेट करते हैं। उसके थ्रू जो है इनर जो लेयर होते हैं सेल्स के, उसको गैसेस अवेलेबल हो पाते हैं, ठीक है। ये सेकंड लेयर है और ये लेयर जो है ये लिविंग सेल्स का है और इसको जो है गैसेस मिल सकता है, इसको गैस मिल सकता है, ठीक है। और ये गैस इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो क्रैक है, ठीक है, जिसको आप लेंटिसल्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये लेंटिसल्स जो है गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर रहा है ओल्ड पार्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना होगा। और देन और ज्यादा अगर इंटीरियर में जाते हो आप, इंटीरियर में जाएंगे तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो डेड सेल्स होंगे। क्या होंगे? डेड सेल्स होंगे। और डेड सेल्स जो होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। कहने का मतलब कि सबसे जो ऊपर आउटर मोस्ट जो लेयर है वो भी डेड है, इनर मोस्ट वो भी डेड है, और बीच में क्या है? बीच में आपके लिविंग सेल्स है जो जिनको क्या चाहिए? जिनको ऑक्सीजन चाहिए अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एक पॉइंट है, दस मोस्ट ऑफ अ प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विद द एयर। मतलब प्लांट के सारे जो सेल्स हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ठीक है। और अगर वो लिविंग है तो वो कैपेबल है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है। और अगर वो डेड है तो वहां पे वो क्या देंगे? वो लेंटिसल्स एक ओपनिंग देंगे जिसके थ्रू जो है इनर साइड में गैसेस ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, एक्सचेंज होगा
और जो अंदर के सेल्स होंगे, ये अंदर वाले जो सेल्स है आप देख सकते हैं, आप अंदर देख सकते हैं जहां पे मेरा पेन का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जो एरिया है, ठीक है, ये वो एरिया है जहां पे लिविंग सेल्स हैं और लिविंग में पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ठीक है, लिविंग में पेरेन्काइमेटस सेल्स। और ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये लूजली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं ये लूजली अरेंज होता है, मतलब इनकी पैकिंग जो है लूज होती है। तो लूज पैकिंग का बेनिफिट ये होता है कि वहां पे एयर स्पेस बन जाता है, जिससे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज इजिली सेल्स में हो जाते हैं, ठीक है, सेल्स में इजिली गैसेस एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो टोटल मैंने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, कि विदाउट रिस्पिरेटरी ऑर्गन किस तरीके से प्लांट जो है अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये था आपका, सेकंड ये, और थर्ड पॉइंट आपका ये था, ठीक है। ये जस्ट मैंने बताया, ठीक है। इसको एक बार मैं सुपरफिशियली बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होता क्या है कि प्लांट अगर कोई है तो प्लांट के किसी पार्ट में गैस अगर अवेलेबल है तो दूसरे पार्ट में लिटिल अमाउंट्स में वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस में ही वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। देन सेकंड पॉइंट में मैंने आप बताया कि अगर आप देखें तो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती, क्योंकि प्लांट सेल्फ वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब ऑक्सीजन बनाएगा तो वो अपने सेल्स को इजिली वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इनसाइड द सेल होता है। तो जहां पे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वहीं पे ऑक्सीजन बना रहा है इनसाइड द सेल्स, और वहीं पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, उसी पर्टिकुलर सेल्स में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है। तो ऑक्सीजन का देखा जाए तो बहुत बड़ा डिमांड नहीं है, ऑक्सीजन का देखा जाए तो बहुत बड़ा डिमांड नहीं है। ये जो डिमांड है वो इटसेल्फ ये फुलफिल कर ले रहा है, इटसेल्फ ये जो सेल है ये फुलफिल कर ले रहा है, या ये जो पार्ट है वो भी फुलफिल कर ले रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि रिस्पायरेशन के रेट की अगर बात करें तो रिस्पायरेशन के रेट जो है प्लांट के पार्ट्स में कंपेरेटिवली वेरी लेस होते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में प्रॉपर सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू जो है रिस्पायरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। बट प्लांट में इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, वहां पे जो है रेट जो होगा वो कंपेरेटिवली स्लो होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको विदाउट रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसे प्लांट रिस्पायरेशन करता है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे जो है ऑक्सीजन जो है अवेलेबल हो पाएगा प्लांट के लिए, ठीक है, प्लांट को कैसे अवेलेबल ऑक्सीजन हो पाएगा। बट ऑक्सीजन अवेलेबल होने के बाद प्लांट के अंदर क्या होगा, ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, और इवन अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, एनिमल्स में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ठीक है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो एक्चुअली होता क्या है, तो उसका आंसर है कि ऑक्सीजन अवेलेबल होने से क्या होता है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ये लाइन आप ध्यान देना, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, देन आपको कंप्लीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज्यादा मिलता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और एक बार ये भी सोचना चाहिए, जैसा कि एनसीईआरटी ने आपसे एक बात बोला है कि एनसीईआरटी ने ये बोला है कि एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाए तो क्या उस हीट को सेल या ऑर्गेनिज्म यूज कर पाएगा, तो आंसर है नो, ठीक है। हीट के फॉर्म में अगर कहीं भी एनर्जी निकलेगी तो उसका एक लिमिटेड यूज है, ऑर्गेनिजम्स या सेल में उसका यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यूज पॉसिबल है भी तो उसकी एक लिमिट है, ठीक है। बट वो जो हीट है, ठीक है, हीट जो है अगर किसी अदर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट जो है किसी अदर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो एनर्जी फॉर्म जो है सेल्स के डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज हो सकता है, सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज में वो यूज हो सकता है। उसमें से एक जो है एनर्जी का फॉर्म वो क्या है, एटीपी, ठीक है। एक जो है वो क्या है, एनर्जी का फॉर्म है
जिसको क्या बोलते हैं एटीपी, और इस एटीपी में एनर्जी होती है और इस एनर्जी को यूज करके प्लांट जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, एनिमल्स, ठीक है, ये सब के सब सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, देन साथ में आपको ये भी जानना है कि जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो अदर कौन कौन से चीजें फॉर्म होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि CO2 फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब रिस्पायरेशन होता है, जब रिस्पायरेशन होता है, और स्पेशली आप बोलेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, स्पेशली आप क्या बोलेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन जब बोलेंगे तो वहां क्या होता है, O2 जो है यूज होता है और CO2 रिलीज होता है। मैंने ऐसा स्टार्टिंग में बोला था आज। ठीक है, आप देख सकते हैं आज जब मैं स्टार्टिंग में क्लास ले रहा था, ठीक है, तो आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि O2 यूज हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है, और ये कब ऐसा होता है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और बेटर कब होगा बोलना, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, यही सेम स्टेटमेंट मैं अभी भी बोल रहा हूं, और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 H2O फॉर्म होगा और साथ में एनर्जी बनेगी। एनर्जी का जो फॉर्म होगा वो होगा ATP, और एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये चीज तो तब पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, एरोबिक होगा। ठीक है, ये भी चीज ध्यान देना है कि जब ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या सेल एरोबिक है तब ये पॉसिबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल या कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एनारोबिक हो जाते हैं। ठीक है, या होते हैं, वो ध्यान देना। एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि एग्जाम्पल में स्केलेटन मसल, ठीक है, स्केलेटन मसल सेल्स ये कंडीशनली जो है ये एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। इन दैट कंडीशंस स्केलेटन मसल सेल्स रिस्पायर विदाउट द ऑक्सीजन। ठीक है, देन मसल सेल से एनर्जी कंपेरेटिवली लेस फॉर्म होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन कंपेरेटिवली लेस होता है एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी बनती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में लेस बनती है। ठीक है, बट यहाँ पे एनारोबिक जो है इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लें। एनारोबिक का लेवल है, क्लास है इसका। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 लेवल दिया है। एक दिया है फैकल्टेटिव, ठीक है, फैकल्टेटिव टाइप के भी एनारोब्स होते हैं, ठीक है, और ऑब्लिगेट टाइप के भी होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि ये कंडीशनली एरोबिक होगा और सम टाइम्स ये एनारोबिक हो जाएंगे। ठीक है, बट ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होते हैं जो 100% एनारोब्स होते हैं, जो 100% मतलब कि ये अनकंडीशनली जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। ये हर कंडीशन में सेम टाइप का रिस्पायरेशन करेंगे। बट फैकल्टेटिव में ऐसा नहीं है। फैकल्टेटिव में क्या होता है कि कंडीशनली होता है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में एनारोबिक करेंगे, और अगर अवेलेबल है तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी लेस अमाउंट में मिलेगा, लेस अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे हाई अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है स्केलेटन मसल्स में तो वहां लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली आपको अल्कोहल भी मिलेगा एज अ प्रोडक्ट आपको अल्कोहल भी मिलेगा। ठीक है, और अल्कोहल के साथ साथ जो है आपको अदर प्रोडक्ट भी आपको
मिलेंगे, ठीक है, जो आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। मतलब कि एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट डिफरेंट है, एनर्जी हाई है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट डिफरेंट है और एनर्जी लेस है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जब अर्थ पे हम रिस्पायरेशन की स्टार्टिंग अगर हम डिस्कस करते हैं, मतलब अर्थ पे फर्स्ट टाइम क्या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म था या एरोबिक ऑर्गेनिज्म था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे ये होगा कि अर्थ पे जो है वो स्टार्टिंग में एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ और फिर एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ और देन उसके बाद से एरोबिक रिस्पायरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन हुई, ठीक है। बट एट ए इनिशियल on our planet originate anaerobic organism, ठीक है। ये भी लाइन आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने डिस्कस कर दिए। हम एरोबिक रिस्पायरेशन के कुछ स्टेप्स आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आप एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं तो जो मेन आपका टर्म है वो है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन में सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन वैसे भी एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक दोनों में होता है। जब आप रिस्पायरेशन एरोबिक या एनारोबिक दोनों लेवल पर डिस्कस करते हैं तो आपको साथ में सेलुलर रिस्पायरेशन टर्म भी डिस्कस करना होता है, ठीक है। और सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो एरोबिक में कुछ अलग है और एनारोबिक में कुछ अलग है। यहां पे आप देख सकते हैं, मैं यहां पे दो टेबल बना रहा हूं। एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन में अगर डिस्कस करेंगे तो यहां पे फर्स्ट इवेंट होगा ग्लाइकोलिसिस। नाउ सेकेंड इवेंट इज Krebs cycle, then third is electron transport system, ठीक है। सिमिलरली जब आप एनारोबिक में डिस्कस करेंगे तो यहां पे ओनली कौन सा प्रोसेस होगा? ओनली वन प्रोसेस होगा, दैट इज ए ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis only occur in anaerobic respiration, so that here form very less amount of energy, ठीक है। But in case of aerobic respiration form more and more energy, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना होगा। अब हम इसके लोकेशन की बात करते हैं कि ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन के इवेंट्स हैं ये एक्चुअली में सेल्स में कहाँ होते हैं और एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन क्या है, ठीक है। ये हम देखेंगे। सपोज दैट ये आपका एक सेल है, ठीक है, और ये सेल एक्चुअली मैं बता रहा हूँ यूकैरियोट्स के लिए। आप प्रोकैरियोट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट यूकैरियोट अगर समझ लिया तो प्रोकैरियोट्स भी आप समझ सकते हैं। देन अब एरोबिक रेस्पिरेशन के जो इवेंट्स हैं, यहाँ पे आपके सामने जो इवेंट्स दिख रहे हैं, इस इवेंट्स के लोकेशंस क्या हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट जो इवेंट है वो है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस जो है एक्चुअली कहाँ पे होता है? साइटोसॉल्स में। ये क्या है? साइटोसॉल है, ठीक है, साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म, ठीक है। दोनों आंसर हो सकता है इसके लोकेशन को लेकर, ठीक है। देन सेकेंड जो इवेंट है दैट इज़ अ क्रैब्स साइकिल, और क्रैब्स साइकिल में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है, सेमी सॉलिड मीडियम है ये, ठीक है। इसमें क्रैब्स साइकिल होते हैं बिकॉज यहाँ पे क्रैब्स साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? क्रैब्स साइकिल होगा। और देन थर्ड एंड लास्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिस इवेंट अकर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये चीज़ मैंने बताया यूकैरियोट के अकॉर्डिंग। बट जब आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, ठीक है, जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेम प्लेस पे होगा, सेम प्लेस सेम लोकेशन पे होगा। और वो लोकेशन क्या होगा? साइटोसॉल। एक बार फिर से बता दूं, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोकैरियोटिक सेल्स में
कहाँ पे होगा, सेम लोकेशन पे होगा। अब वो लोकेशन क्या होगा आपका, साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। बट जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली वन इवेंट अकर, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है और एनर्जी कम निकलती है, और ये जो प्रोसेस होगा ये साइटोप्लाज्म में होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। रिमेनिंग प्रोसेस एब्सेंट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल है ना ये, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप वेट करिए और अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये चैप्टर का अब मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और मेन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपके इंट्रोडक्शन और बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है।